क्या मोहब्बत हमेशा जीतती है या आखिर में हार जाती है? आइए सुनते हैं इस्मत चुगताई की कहानी कुंवारी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उसकी सांस फूली हुई थी। लिफ्ट खराब होने की वजह से वो इतनी बहुत सी सीढ़ियां एक ही सांस में चढ़ आई थी। आते ही वो बेसुध पलंग पर ढह गई और हाथ के इशारे से मुझे खामोश रहने को कहा। मैं खुद खामोश रहने के मूड में थी, मगर उसकी हालत बद देखकर मेरी चिंता बढ़ गई। उसका रंग बेहद मैला और जर्द हो रहा था। खुली खुली बेनूर आंखों के गिर्द स्याह हल्के और भी गहरे हो गए थे। मुंह पर मेकअप न था, खासतौर पर लिपस्टिक ना होने की वजह से वो बीमार और बूढ़ी लग रही थी। मुझे मालूम हो गया कि मेरे बताए डॉक्टर का इलाज तसल्ली बख्श साबित हुआ। उसका पेट अंदर को ढांसा हुआ था और सीना सपाट हो गया था। मुझे मालूम हुआ कि इस कत्ल की मैं भी कुछ जिम्मेदार हूं, मगर मैं डॉक्टर का पता ना बताती तो कोई और बता देता। बिन बुलाए मेहमान को एक दिन निकाला तो मिलना ही था। एक मशवरा लेने आई हूं। सांस काबू में आते ही उसने कहा। जुम्मा जुम्मा 8 दिन बीते नहीं और मुर्दार को फिर मशवरों की जरूरत आ गई। मैंने झुंझला कर सोचा, मगर निहायत खंदा पेशानी से कहा, लो जरूर लो। आजकल बहुत मशवरे मेरे दिमाग में बज बजा रहे हैं। आपा, मैं शादी कर लूं? उसने बहुत लजाजत से पूछा, गोया अगर मैंने इजाजत ना दी तो वो कुंवारी अरमान भरी मर जाएगी। मगर तुम्हारा शौहर? मौत आए हरामी पिल्ले को, उसे क्या खबर होगी? ये भी ठीक कहती हो। भला तुम्हारे शौहर को तुम्हारी शादी की क्या खबर होगी? मैंने सोचा, मगर तुम्हारी शादी के चर्चे अखबारों में होंगे। आखिर इतनी नामी फिल्म स्टार हो। फिल्म स्टार की दुम में ठेंगा। अल्लाह गवाह है, मुझे नहीं मालूम कि यह गाली हुई कि नहीं। मदन एक सांस में 3 गालियां बकने की आदी है। मुझे तो उसकी जबान से निकला हुआ हर लफ्ज गाली जैसा सुनाई देता है, मगर यह हकीकत है कि सिवाय चंद आम फहम गालियों के ये किलकारियां मेरी समझ में नहीं आती। भाई, एक बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। मैंने बात की लगाम एकदम दूसरी दिशा में बदल दिया। तुम शादीशुदा हो तो तुम्हारा बच्चा हरामी कैसे हुआ? ओह आपा, अल्लाह का वास्ता कभी तो समझा करो। कमबख्त शादी तो शब्बू 2 साल का था तब हुई थी। शब्बू के बाप ही से ना? मैंने सहम कर पूछा। हूं, तुम्हें याद तो कुछ रहता नहीं। बताया तो था वो कमबख्त। अच्छा, याद आ गया, वो तुम्हें गृहस्थी का शौकत चल रहा था। मैंने अपनी कुंद जहनी पर शर्मिंदा होकर कहा। भूसा चल रहा था। मां के खसम ने धंधा कराना शुरू कर दिया। मां का खसम रिश्ते में क्या हुआ? हटाओ इस नामुराद शादी के तज़किरे को। नई शादी का जिक्र करो। अल्लाह रखे कब कर रही हो? कौन है वो खुशनसीब? सुंदर। और वो कखा मारकर कालीन पर लौट गई। एक ही सांस में उसने सब कुछ बता डाला। कब इश्क हुआ, कैसे हुआ, अब किन मदारिस से गुजर रहा है। सुंदर उसका किस बुरी तरह दीवाना हो चुका है। किसी फिल्म में किसी दूसरे हीरो के साथ लव सीन नहीं करने देता और वो खुद भी उसे किसी दूसरी हीरोइन के साथ रंग रलियां नहीं बनाने देती। आपा, ये फिल्म वालियां निहायत छिनाल होती हैं, हर एक से लंगर लड़ाने लगती हैं। उसने ऐसे भोलेपन से कहा जैसे वो खुद बहुत पारसा है। आपा, कोई चटपटी सी कहानी लिखो, हम दोनों उसमें मुफ्त काम करेंगे, मजा आ जाएगा। उसने चटखारा लिया। सेंसर सब काट देगा। सेंसर की? उसने मोटी सी गाली सेंसर की कैंची पर दागी। शादी के बाद काम थोड़ी करूंगी। सुंदर कहता है अपनी दुल्हन को काम नहीं कराऊंगा। चंबोर में बंगला ले लेंगे, ख्वाबों के झूले में पींगे लेते हुए कहा। और एक दफा तो मुझे भी यकीन हो गया कि उसकी दुनिया बस जाएगी। चंबोर बंगले में वो बेगम बनी बैठी होगी, बच्चे उसे चारों तरफ से घेरे होंगे। अम्मो खाना, अम्मो खाना, वो चिल्लाएंगे। अहे जरा सब्र करो, आलू तो गल जाने दो। वो कफगीर से उन्हें मारेगी। तब बच्चों का बाप मुस्कुराएगा, बेगम क्यों मारती हो, अभी बच्चे हैं। बस एक बेटा हो जाएगा, फिर साले को शादी करनी होगी। तो क्या अभी शादी नहीं हुई? ख्वाबों की बस्ती से लौटकर मैंने पूछा। मेरा दिल बैठ गया, जैसे मेरी अपनी कुंवारी की बारात दरवाजे से लौट गई। नहीं आपा, हरामजादा है, बेहद चालाक, ना जाने क्या करता है।
वो देर तक सुंदर को फांसने की तरकीबें पूछती रही। ना जाने क्यों ये बात उसके दिल में बैठ गई थी कि अगर बच्चा हो गया तो सुंदर के पैर में जंजीरें लग जाएंगी। और फिर भी उसने शादी न की तो करेगा कैसे नहीं, उसका तो बाप भी करेगा। खैर, बाप का जिक्र फिजूल है, वो मर भी चुका। हरामजादे की छाती पर चढ़कर खून ना पी जाऊंगी। शब्बू के बाप की छाती पर चढ़ करके क्यों ना खून पी गई। जब मेरी उम्र ही किया थी, उल्टी चोर सी बन के बैठ गई। बस तुम कोई ऐसी तरकीब बताओ कि साले की एक ना चले। और जो तरकीबें वो मुझसे पूछ रही थी उनसे मुझे वहशत हो रही थी। मदन कई बार सुंदर को लेकर मेरे यहां आई। सुंदर अपने नाम की तरह हसीन और नौ उम्र था। मदन से किसी तरह बेहद नामालूम होता था। नया नया कॉलेज से आया तो भूखे बंगाली की तरह चौमुखे इश्क करने लगा। इसी छीन झपट में मदन उसे भगा लाई। अच्छे घराने का खखाबाज और बातूनी नौजवान पहली ही दफा घर में ऐसा बेतकल्लुफ हो गया जैसे बरसों से आता जाता है। उसे देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल ना था कि क्यों मदन उसे दिल से बैठी। उसकी सोहबत में एक लम्हा भी उदास नहीं गुजरता था। मदन जैसी पिटी पिटाई घम नसीब नाजुक औरत के लिए जरा सी नरमी भी छलका देने को काफी थी। वो सुंदर के हर जुमले पर बेतहाशा खखे लगाती। वो बात पर नहीं, उसके चेहरे के उतार चढ़ाव पर, लबों की झुंबिश पर मशहूर होकर खिलखिला उठती। मुसर्रत की उछलती कूदती मौजें उसे झकोल डालती। सुंदर के लब हिलते और वो खखा मारती। पानी पीती होती तो उछू लग जाता। खाना खाती होती तो मुंह का निवाला सामने बैठने वाले के ऊपर गिरा देती। वो दोनों ना जाने अपना घर तजकर मेरे ही यहां कुल्लेलें करने क्यों आते थे। बच्चों जैसी शरारतें करते, कलाबाजियां करते, कभी रूठते, कभी मनाते। उन्हें देखकर मुझे बकरी के दो शरारती बच्चे याद आ जाते जो पराए खेत में फुदकने आ जाते हैं। क्या दनदनाता हुआ इश्क था दोनों का। बेपरों के हवा में झूम रहे थे। जंगली हिरणियों जैसे उछल कूद करते हुए प्यार ने मदन की काया पलट कर दी। वो एकदम बेहद हसीन और जाजिबे नजर बन गई। जिल्द के नीचे दिए रोशन हो गए। सोई हुई आंखें जाग उठी। हजारों जादू सरगोशियां करने लगे। सपाट सीना खिल उठा। कूल्हे लहराने लगे। सुंदर से कुश्तियां खेल खेल कर वो फुर्तीली बन गई। सुंदर की और मदन की युगल बन गई। जिन फिल्मों में वो सुंदर के साथ ना थी उन्हें डफराना शुरू कर दिया। सेट से गहरे मार्के के सीन मेकअप रूम में होने लगे। वो फिल्में जो आधी हो गई थीं तबाह हो गईं। मदन ने पहली बार किसी नौजवान को दिल दिया था। सब कुछ भूलकर वो उसी में डूब गई। सुंदर उसके बहुत दुलार सहता, उसके छिछोर पर हंसता, उसके वीरान हुए घर में जान डाल देता। नानी को अम्माओ अम्माओ कहकर मस्का लगाता। खाला से बैठकर गप्पे मारता। भाई को व्हिस्की पिलाता। बच्चों के साथ खेलकूद करता। उसे मदन के जिस्म से मतलब था। उसकी आमदनी इसी तरह मुंह बोले रिश्तेदारों के तन्नूर में झोंकी जाती थी। शब्बू को वो बहुत प्यार करता। मदन ने इस बदनसीब बच्चे का हाल उसे सुना दिया था। वो उसे बेटा कहकर गोद में बिठाकर घंटों प्यार की बातें किया करता। आपा, शब्बू नगोदे को बेटा कहता है, बस तुम ही समझ लो क्या बात है। वो झूम कर कहती और मेरे कानों में मदन की बारात के ढोल गूंजने लगते। देखने में सुंदर कैसा ओबाली सा था, मगर बच्चों के मुआमले में उसका रवैया हैरत अंगेज था। आते ही बच्चे उसे मक्खियों की तरह घर लेते। उसकी जेबें क्या थीं, उमर अय्यार की जंबील थीं, रंगीन पेंसिलें, पटाखों की डिब्बियां, कागज पर उतारने की तस्वीरें, चॉकलेट, मीठी गोलियां, न जाने क्या इल्ला बिल्ला निकालकर बांटने लगता। एक दिन बच्ची ने मेरी सेंट की शीशी गिरा दी। मैंने उसे मारना चाहा तो मेरे हाथों से उसे झपट कर ले गया। आप मारेंगी तो उसे अपने घर ले जाऊंगा, वो उसे कंधे पर बिठाकर बोला। इसने मेरी शीशी गिराई है, जरूर मारूंगी। हाथ काट दिए जाएंगे मारने वालों के। ये लीजिए अपनी शीशी। उसने जेब से नई मुंहबंद वैसी ही शीशी निकाल दी। मगर इन्हें पूरी शीशी नहीं देंगे, आधी थी तो आधी मिलेगी। उसने शीशी खोलकर खूब बच्चों के बिसांदे परिधानों और मैली हथेलियों पर डाली। आधी रह गई तो मेरे सामने डाल दी। जब वो बच्चों को बटोर कर दूसरे कमरे में चला गया तो मदन ने रोकर मेरे शाने पर सर डाल दिया। आपा, ऐसे ऊंट पटांग आदमी के साथ कोई प्यार कैसे ना करे।
और फिर मदन की जिंदगी ने एक नया झटका खाया। सुंदर के घर से तार आया कि मां सख्त बीमार है, फौरन आ जाओ। मदन साथ जाने के लिए मचल गई। उसने अपने तरकश के सारे तीर इस्तेमाल कर डाले। शाम से ही उसके लिए विस्की की बोतल लेकर पहुंची, उसे धुत कर दिया, बहुत नाजुक लम्हों में साथ ले जाने की कसमें दी। मगर सुंदर टस से मस ना हुआ। वो सारी रात जागती रही, ना सोई न सोने दिया। मगर सुबह होते ही परिंदा सारी तितलियां झटक कर भाग गया। एरोड्रोम से सीधी मेरे ऊपर नाजिल हुई। मुझे इस किस्म के मरियल आशिकों से बहुत कोफ्त होती है, मगर उसे यूं तबाह हाल देखकर मेरा जी पसीज गया, जैसे बरसों की बीमार। एक ही रात में आंखों के गर्द, स्याह हल्के, मुंह पर फटकार। ये उसे हो क्या गया है, मैं देर तक सोचती रही। मैं क्यों इस कमबख्त के बारे में सोचूं? दुनिया में कितने गंभीर मसले हैं जिनमें जी उलझा हुआ है, फिर आखिर में इसका ख्याल क्यों करती हूं? मैं ये सब कुछ क्यों लिख रही हूं? मदन इस लायक नहीं। मुझे अपना जी हल्का करने के लिए ही सही इस बोझ को बांटना होगा। कितने दिन से जब मैं कलम उठाती हूं, मदन का ख्याल मुझसे आकर कहता है, मैं जिंदा हूं, मेरे सीने में दिल उछल रहा है, मेरी रगों में खून रवां है। राय दो, मुझे बताओ, मैं क्यों हूं और कब तक रहूंगी? अच्छा है, मेरा कलम एक बार मदन को उगल दे, फिर मितलियां आनी बंद हो जाएंगी। आपा, एक तार लिखो। उसने कुछ देर सूखी सूखी आहें भरकर कहा। कैसा तार? कम सून, डाइंग, यानी जल्दी आओ, मर रही हूं। मगर अभी तो वो पहुंचा भी ना होगा। मैंने टालना चाहा, फिर जान को आ गई तो लिख दिया। डाइंग ना लिखा। शाम को हाँपती कांपती आई, बड्डी शर्माती हुई तकिए में मुंह छुपाकर हंसने लगी। मैंने कहा, खैरियत? तार लिख दो। सुबह तो लिखा था। सुबह मुंह नसीबों जली को कहां मालूम था। वो फिर शर्माई। उपकाइयां आ रही हैं आपा, लीमू मंगवा दो। ओहो, ये बात है, मुबारक हो। मेरे सर से बोझ सा उतर गया। ये बस फटकी कामयाब रही। डॉक्टर के पास गई? वहीं से तो आ रही हूं। डॉक्टर हरामी पिल्ला क्या जाने, कहता है 2 दिन चढ़ जाने से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता का बच्चा। आपा लिबास वगैरह तो सिलवा दोगी? हंक हंक, भाई हमसे तो नहीं पलेगा, तुम पाल दोगी। वो ठुनकने लगी। मैंने हामी भर ली। तो फिर तार लिखो ना। क्या लिखूं? लिखो, सनबोर्न, कमसून। गद्दी हो तुम। अभी कहां से सनबोर्न? अच्छा, तो सनबोर्न होने वाला लिख दो। चलो स्टर्न, उसके आने का इंतजार करो। और क्या मालूम, शायद युवती हो। वाह, युवती चिनाल काहे को होगी, मेरी तरह बर्बाद होने को। मेरा जी कहता है लड्ड का ही होगा। फिर कुछ देर सोचकर एकदम बोली, मर जाए अल्लाह करे। कौन? मैंने चौंक कर पूछा। सुंदर की मां, उल्लू की पट्टी। बीमार बीमार कुछ नहीं, ससुरी ने अपने यार को बुलाने के लिए ढोंग रचाया है। उसने निहायत पुरमगज किस्म की फूलदार गालियां टिकाई। अहमक हो तुम, कैसे मालूम? अरे मैं खूब जानती हूं इन मैयत पीटियों को। जब से मदन की जिंदगी में सुंदर आया था, उसने गालियां बकना बंद कर दी थीं। सुंदर के प्यार ने रिश्ते झगमों पर फाए रखकर गहलाजत का मुंह बंद कर दिया था। उसकी आंख ओझल होते ही कच्चे झगमों के मुंह खुल गए, पीप बहने लगी। उसके मुंह से फिर वही गालियां सुनकर मेरा जी बैठ गया। मारे गुस्से के ऋण आग का गोला बन गई। उसका ताल्लुक है। किसका? उसकी अम्मा बहिनिया का। सच्ची आपा, बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं बचपन ही। लानत हो तुम्हारी ज़बान पर। अल्लाह कसम आपा, हमारे पड्डोस में एक बीबी रहती थी अपने सगे भाई से। मैंने उसे रोक दिया। लिल्लाह, तफसीलों में ना जाओ। मेरा कलम पेट का बेहद हल्का है। कल कलाओं को मुंह से बात निकाल बैठा तो लोग मुझे उलाहना देंगे। दूसरे दिन मातम को ना फिर आ गई। कल जैसे डॉक्टर का कहना ही ठीक निकला। दिन चढ़ गए थे सो उतर गए। साथ साथ मदन की कमान भी उतर गई। ऐसी बिलक बिलक कर रोई जैसे जवान बेटा जाता रहा हो। ये औरत है या लतीफा? कल जिस बला के खौफ से बौखलाई फिर रही थी, आज उस बला की आरजू में जान दिए देती हैं। लगी मुझसे तरकीबें पूछने, भला मेरे पास कोई जादू का चिराग है जो चूहे को हाथी बना दूं? डॉक्टर ने कुछ इशारा तो किया था कि आइंदा ऐसी मुसीबत से पाला नहीं होगा। मैं उसे बावजूद कोशिश के न बता सकी
कि सुंदर को फांसने वाली चाल के पैर मफलूज हो चुके हैं। सुबह शाम मदन ने तारों की डाक बिठा दी, काम पर उसने लात मार दी। एक प्रोड्यूसर ने कोर्ट में ले जाने की धमकी दी तो वो नाक पर ढेर सा मरहम थोप कर पड़ गई। मैं भी मरहम की मिकदार देखकर हिल गई नाक, मैंने सोचा। मगर जब प्रोड्यूसर चला गया तो मजे से नाक पहुंचकर हंसने लगी। मगर मुझे बेवकूफ क्यों बनाया तुमने? मैंने झुंझलाकर कहा कहां और चली आई। अखबारों में इस्कात की खबरें छपने लगीं। मदन ने जरा शर्माकर तस्दीक कर दी। मैंने पूछा, ये क्यों? सुअर को पता चलेगा तो बहुत कुढ़ेगा। मैं कह दूंगी। मैं समझी तुम भाग गए, चले गए। बदनामी के डर से गोलियां खा ली। मर्द बच्चा है, कुछ तो दिल को ठेस लगेगी। एक दिन हवास भागता रोती हुई आई। तुमने मुझे नहीं जाने दिया। ये देखो, वो अखबार जिसमें सुंदर की मंगनी की खबर थी दिखाकर बहस करने लगी। चेह खुश, मैंने कब मना किया? मैंने जलकर कहा, जाओ मेरी बला से जहन्नुम में। और वो शाम के हवाई जहाज से जहन्नुम की तरफ चली गई। 11 बजे रात को जब वो सुंदर के घर पहुंची तो घर में सिवाय बूढ़े दादा और तोते के कोई ना था। सबके सब सुंदर की कोई फिल्म देखने गए थे। सुंदर के दादा फिल्म लाइन के वैसे ही खिलाफ थे। उन्हें मालूम था कि इन फिल्म वालों के चाल चलन कुछ यूं ही वर्कन से होते हैं, फूंक मारी और गायब। आंखें फाड़ कर वो मदन को घूरने लगे। मदन बंबई से गर्म कपद्धे भी लेकर नहीं गई थी। भूख अलग लग रही थी। 12 बजे के बाद सुंदर बहन भाइयों की टोली में हंसता कहके लगाता आया तो मदन रोने लगी। क्या वो भी कभी यूं खानदान में घुल मिलकर उनकी अपनी बन सकेगी? उसके भी देवर जेठ होंगे, ननदें और देवरानियां होंगी। बहू, बेटा रो रहा है, भूखा है, सास कहेगी। उसने पक्का इरादा कर लिया। वो अपनी सास से कभी नहीं बहस करेगी, ननदों की खूब खातिर करेगी, दादा का हुक्का भरेगी और तोते को भीगे चने खिलाएगी। सुंदर को देखकर उसका जी चाहा कि भागकर उसके मजबूत चकले सीने से लिपट जाए और उसे मुट्ठियों से कूट डाले, उसके भूरे घने बालों में उंगलियां डालकर नोच डाले। मगर सास नंदों की शर्म ने उसके पैर थाम लिए। उसे देखकर सुंदर के हलकन में खा लोहे का गोला बनकर अटक गया। मां बहनों के सामने अपनी दाश्ता के वजूद से शर्म के मारे पानी पानी हो गया। मसनूई खुशमिजाजी से बोला, अरे आपके बच्चे। मदन ने दांत पीसे, मगर सुंदर की घबराहट पर तरस खा गई। जौहरी से कुछ जेवर बनवाए थे। चांदनी कुंदन का काम दिल्ली जैसा बंबई में नहीं होता। सोचा दिल्ली की सैर भी हो जाएगी और जेवर भी देख लूंगी। सुंदर मदन की आला एक्टिंग का कायल था। आज तो लोहा मान गया। जब उसको सुंदर की बहनों के कमरे में सुलाया गया तो वो बमुश्किल गालियों की जंजीर को निगल सकी जो उसके हल्का में उलझने लगी। खैर, जब सब सो जाएंगे तो सुंदर उसके पास आएगा। सब सो गए और वो सुंदर के पैरों की छाप के इंतजार में जागती रही। उसका जिस्म सुंदर में जज्ब होने के लिए तरस रहा था। रास्ते भर कैसे कैसे ख्वाबों के जाल बुनती आई थी। सुंदर सो रहा होगा, वो चुपके से पहलू में रींग जाएगी। उसे महसूस करके सुंदर झूम उठेगा। पहले वो खूब तरसाएगी, खूब रूठेगी, फिर दोनों मान जाएंगे। सारी कसक, सारी दूरी मिट जाएगी। सारे रास्ते वो इसी हादसे को दिल में दोहरा कर चटखारे लेती आई थी। इसीलिए तो वो अपनी झाग सी नाइटी लेती आई थी जो हाथ के लम्स से धोवे की तरह पिघल कर गायब हो जाती थी। मदन सुंदर के पैरों की चाप सुनने के लिए बेकरार हमातन घोष बन गई। दबे पैरों से वो पलंग से उठा होगा। उसने मंजरनामा तामीर करना शुरू कर दिया। उसकी तरफ खींचा चला आ रहा होगा। 1 2 3 4 5 उसने अंदाजे से वो सारे कदम गिन डाले जो उसके और सुंदर के दरमियान हाइल थे। गिनते गिनते वो थक गई। अगर वो 1000 मील पर होता तो भी अब तक पहुंच चुका होता। वो रूहानसी हो गई। एहसास के तनाव से कनपटियां भीगे तने हुए तार की तरह करने लगीं। शायद सुंदर के भाई जाग रहे होंगे और वो उनकी मौत की दुआएं मांगने लगी। सुंदर की गलगोथा सी भोली भाली बहनें क्या मीठी नींद सो रही थीं। उनके ख्वाब कितने सुहाने थे। उनके दिलों में किसी बेवफा के प्यार के जख्म नहीं लगे थे। उसे गुस्सा आने लगा। एक काश कोई उनका जहान भी लूट ले। उनके पेटों में सांप घुसादे किए भी घोर अंधियारे में किसी के पैरों के निशान टटोलते फिरें।
फिर सुंदर को आटे दाल का भाव मालूम हो। आखिर किस जुर्म की सजा में उसका बचपन इतना वीरान और जवानी जख्म जख्म होकर रह गई थी। उससे ज्यादा ना जब्त हो सका और वो सुंदर के कमरे की तरफ चलने लगी, जहां वो अपने भाइयों के साथ सो रहा था। वो जैसे ही बाहर निकली, तोता अजनबी सूरत देखकर आंखों के लट्टू घुमाने लगा। कौन? दादा ने हाक लगाई। वो चोरों की तरह खंबे के पीछे दुबक गई। दादा उठे और चबूतरे पर रुके आधे घंटे तक रफा हाजत करते रहे। मर गया बूढ़ा शायद, कि हिलता ही नहीं। वो साए साए फिर चली, एक पीढ़ी से पैर उलझा और धम से गिरी। घर में जगहार हो गई और वो फिर अपने पलंग पर जाकर दुबक गई। सुबह मौका पाते ही उसने सुंदर से कहा, सीधी तरह बंबई चलो बेटा, वरना खून खराबे हो जाएंगे। तुमने तार तो दिया होता, किसी होटल में इंतजाम करा देता। क्यों? क्या जागीर में टूटा आया जा रहा है? मरे क्यों जाते हो? खाने के पैसे ले लेना। दामों की बात नहीं मेरी जान, मेरे घर वाले बड्ढे नेरो माइंडेड हैं, फिल्म वालों को पसंद नहीं करते। तुम भी तो फिल्म वाले हो। मेरी और बात है, तुम शाम की ट्रेन से चलो, परसों मेरे बहनोई आ रहे हैं, उनसे मिलकर। तो मैं भी नहीं जाऊंगी। बहुत झकझक के बाद यह तय हुआ, मदन बाजाहिर बंबई के लिए रवाना हो जाएगी। एक स्टेशन बाद नई दिल्ली उतरकर किसी होटल में ठहर जाए। सुंदर वहीं आ जाएगा। बहुत धूमधाम से सारा घर मदन को स्टेशन पहुंचाने गया। वो एकदम फिल्म स्टार बन गई। छोटे भाइयों ने तो हार भी पहनाए। नई दिल्ली उतरकर वो होटल में ठहर गई। दो प्यासे इंसान एक दूसरे में गर्क हो गए। मदन के सारे दुख दूर हो गए। वो इंतजार के पल, वो लामतनाही फासला, सब सुंदर के प्यार ने पाट दिया, मगर बावजूद खुशामद के सुंदर रात गुजारने पर राजी ना हुआ। मेरी मां मेरे बगैर रात भर बिना खाए बैठी रहेगी। तुम्हारी अम्मा की वो मोटी सी गाली चबा गई। सुंदर की जान को आ गई, उसके लिबास छुपा दिए, उसके जूते गोद में दबाकर बैठ गई। 10 मर्तबा दरवाजे से बारहा खुदा हाफिज कहने को बुलाया, मगर जाने वाले को ना रोक सकी। वो उसे सूने अजनबी बिस्तर पर सिसकियां भरता तज कर चला गया। दूसरे दिन सुंदर हस्बे वादा आ गया। मदन ने पूरा बक्स बियर की बोतलों का बर्फ में लगा के रखा था। आतिशदान में धीमी धीमी आंच उठ रही थी। मदन की नाइटी पिघल रही थी। सुंदर बियर पीता रहा और वो उसकी आगोश में बिखरती रही। काश कोई वक्त की लगामें थाम के रोक देता। ये लम्हे यूं ही फिजा में मुअल्लक हो जाते। वो इसी तरह सुंदर में टहलील हो जाती। दूरी का सवाल मिट जाता। वो पीते रहे, सोते रहे, फिर जाग उठे और फिर सो गए। शाम को दोनों नन्हे बच्चों की तरह टब में चौहलें करते रहे। बाहर की दुनिया उनके लिए खत्म हो चुकी थी। गीले बदन आतिशदान के पास दो जानू होकर उन्होंने अपनी दुनिया पाली थी। दिन भर की बियर का नशा फीका कम होना से पहले विस्की का रंग चढ़ने लगा। मदन किसी न किसी बहाने सुंदर को लगाए रखना चाहती थी। अगर उसका बस चलता तो वो उसकी मम्मी बनाकर तकिए पर सुला देती और फिर उसके मुंह पर मुंह रखकर अबदी नींद सो जाती। बस ना था जो उसे सारी दुनिया से छीनकर अपने दिल के किसी कोने में कैद कर दे और ऐसा जबरदस्त ताला डाले कि सर पटके ना खुले। मगर बियर ना भिसकी, सुंदर के जाते कुदम डगमगा ना सके। मदन पर भूत सवार हो गया। सुंदर ने हस्बे मामूल उसकी ठुकाई शुरू की। इतनी जोर से उसकी पसली में लात मारी कि आंखें उछल आईं। घबराकर उसने फिर से उसे बाहों में समेट लिया। बस यही अदा तो मदन के मन को भा गई थी। उसे यूं बिखेरने और समेटने ही में लुत्फ आने लगता था। उस 4 चोट की मार ही में लज्जत मिलने लगी थी। मदन तो चाहती ही थी कि वो उसे इतना मारे कि हड्डियां चकनाचूर हो जाए। तब वो उसे छोड़कर ना जा सकेगा। मगर खानदान वालों की दहशत मदन के प्यार से ज्यादा मुहीब साबित हुई और वो चला गया। और मदन सुबह तक आहें भरती रही, बिलखती रही। काश वो अपंग, लूला और अपाहिज होता। उसके सब जानने वाले उसे भूल जाते और वो सिर्फ उसका होकर रह जाता। बंबई में सुंदर को एक मर्तबा बुखार आया था। दुनिया को लात मारकर वो उसकी पट्टी से लगकर बैठ रही। ना उसके घर खबर की, ना मिलने जुलने वालों को आने दिया। बैठी जिस्म से लगकर सो रही। ख्वाब में उसने देखा गर्म गर्म सुनहरी आंच में वो पिघलती रही है और वो सुंदर के जिस्म पर खोल बनकर मंड गई है।
उसके रिश्तेदार किसी जतन से भी मदन का पलस्तर ना खुरच सकेंगे। डॉक्टर ने उसे डराया कि अगर वो घंटे में 1000 बार उसे टटोलेगी तो वो अच्छा ना हो सकेगा। खुदा खुदा करके रात बीती और दिन हुआ। सुंदर कह गया था कि शायद वो देर से आए। लम्हे सदियां हो गए। दीवानी बिल्ली की तरह वो होटल में चक्कर काटती रही, फिर तांगा लेकर शहर की खाक छान डाली। 2 लिबास लाई थी जो चीकट हो गए थे। उसकी बेरौनक सूरत पर किसी को फिल्म स्टार होने का गुमान भी ना था। एक सिनेमा हॉल पर ठट लगे हुए थे। वहां मदन की हिट फिल्म चल रही थी। उसका जी चाहा तांगे पर चढ़कर दुपट्टा हवा में लहराकर वही गीत गाने लगे जिसे लोग सुनने के लिए 10-10 मर्तबा जाते थे, मगर उसने टाल दिया। गाने की आवाज तो लता की थी, उसकी अपनी आवाज तो रात भर की जगाड़ से फटा बांस हो रही थी। लाखों के दिल की मल्लिका ख्वाबों की रानी के भरे शहर में सुनसान दिल लिए तन्हा वहशियों की तरह जब चक्कर काटते काटते पैर शल हो गए तो वो कुएं जाना की तरफ चल दी। मगर वहां जाकर मालूम हुआ सारा खानदान अमृतसर गया हुआ है। मंगनी की खबर सच्ची निकली। सर उलझे बाल वो सीधी स्टेशन से मेरे यहां चरा गई। ना जाने कई दिन से ना नहाई ना दांत मांजे। इतनी बदसूरत फिल्मी हूर मैंने इससे पहले कभी ना देखी थी। मैंने मदन से बहुत कहा, नहा डालो, कुछ खा लो। अब तो उस सुंदर हरामजादे की भत्ती ही खाऊंगी। बताओ आपा, क्या करूं? इस कमीने ने मुझे खराब किया और अब ब्याह रचा रहा है। अब बनो मत, तुम पहले ही से खराब थी, मैंने जलकर कह दिया। आपा, तुम भी अब कह रही हो? तुम तो खूब रोशन ख्याल हो। जी चाहा इसी के लहजे में कह दूं, रोशन ख्याल की दुम। भला इससे ज्यादा रोशन ख्याली और क्या कर सकती हूं कि तुम्हारी इस नामुराद जिंदगी का इल्जाम तुम्हारी महरूमियों और अमिट तन्हाई के सर थोप दूं? क्या मैं तुम्हारी बीती हुई जिंदगी के कदम पलटकर नई राह पर डाल सकती हूं? क्या यह जबरदस्ती हलकन में उतारा हुआ जहर जो तुम्हारी रगों में जज्ब हो गया है निकालकर साफ कर सकती हूं कि तुम अलग और जहर अलग? नहीं, यह जहर तो अब गिरफ्त से बाहर हो चुका है। तुम नहीं जानती आपा, उसने गहरी सांस भरकर कहा। और मैंने सोचा, बेशक मैं नहीं जान सकती। तुम जानती हो कि वो जिंदगी इंसान को क्या बना देती है, जहां ना मां का प्यार, ना बाप की शफकत, ना भाइयों के प्यार भरे घूंसे, ना बहनों की मीठी मीठी चुटकियां। तुम बंजर जमीन हो, ना फूल ना फल। सुंदर से मिलने की हर कोशिश नाकाम साबित हुई। जिन फिल्मों में वो काम कर रहे थे वो एक दूसरे की गैर मौजूदगी में बनने लगीं। एक दिन ना जाने कैसे सुंदर के फ्लैट में घुस गई। वो पिछले दरवाजे से निकल भागा। मारे गुस्से के मदन दीवानी हो गई। उसने फाटक पर उसे गिरेबान से जा दबोचा। खून कर दूंगी हरामजादे, वो गुर्राई। वो भीगी बिल्ली बना उसके साथ कमरे में चला आया। क्या चाहती हो? उसने बजाय मारने पीटने के नरमी से कहा। काश वो मारता पीटता तो ये गैरत की दीवार टूट जाती, वो उसे मारकर समेट तो लेता, मगर नहीं, वो मारना भी अपनी हथक समझ रहा था। मुझे नौकर समझकर रख लो, तुम्हारी मां के पैर धोकर पीऊंगी। सुंदर, उन्हें पलंग पर बिठाकर राज कराऊंगी। तुम्हारे नौकर कितना पैसा चुराते हैं, मैं तुम्हारी नौकर बनकर रहूंगी। मगर वो हकसाया। सच्ची बात तो यह है भाई, मैं शादी के चक्कर में नहीं फंसना चाहता। मगर मदन समझ गई कि ऊंचे घराने का पूत एक बेसवा से बदतर औरत को कैसे ब्याह सकता है। वो खुद 1000 औरतों के साथ रहकर भी कुंवारा है। उस कुंवारी से भी ज्यादा पाक और मुकद्दस जिसका कुंवारपन किसी हादसे का शिकार हो गया। मर्द सदा कुंवारा ही रहता है, सोने के कटोरे की तरह जिसमें कोई भी पानी पी ले तो गंदा नहीं होता। और मदन कच्चा स्खोरा थी जो साए से भी नापाक हो जाता है। मदन का खून खौल सा गया, सारे जख्म ताजा होकर छिल गए। पहले तो उसने निहायत फूलदार किस्म की मुगल्लिजात सुंदर के जन्म जन्म को सुनाई, फिर सारे घर की चीजें फेंक डाली, तेल की बोतल से आईने के परखच्चे चूर कर दिए, अलमारी से गिलास और बर्तन निकालकर छनाछन बजा दिए, नए सूट निकालकर ब्लेड से चूर चूर कर दिए, स्वेटर, मफलर, मोजे, बनियाइन दांतों से खसोट डाले, सारे शीशे टेनिस के रैकेट से चकनाचूर कर दिए, नए कीमती जूतों की कतार की चाकू से बोटियां काट दी, दीवारों से फ्रेम उतारकर जूतों से कूटे।
फिर सुंदर की मैली कमीज में मुंह डालकर रोने लगी। सुंदर खामोश सब कुछ देखता रहा। जब मदन ने मुंह से मैली कमीज हटाई तो वो जा चुका था। मदन ने फिर मेरे घर पर चढ़ाई की। घंटों मुझसे सुंदर को कत्ल करने की तरकीबें पूछती रहीं। वो उसे झट से नहीं मारना चाहती थी, रंझाकर मारना चाहती थी कि सारी उम्र सिसके इसी तरह। नामर्द कर दूं सुअर के बच्चे को? मुझे ऐसी कोई तरकीब नहीं मालूम, मैंने खींच कर कहा। उसकी आंखों में तेजाब डाल दूं, सारी उम्र को अंधा हो जाएगी। मगर ना सुंदर नामर्द हुआ ना अंधा। महीने भर के अंदर वो कोमल सी बहू ब्याह लाया, अछूती कुंवारी, जिसे फरिश्तों ने भी हाथ ना लगाया था। महीनों दुल्हन दूल्हा की फिल्म इंडस्ट्री में दावतें होती रहीं। अगर सदमे से मदन खुदकुशी कर लेती या घुल घुल कर मर जाती तो मेरी कहानी का कितने सलीके से खात्मा होता, और फिर मैं लिखते वक्त जिल्लत महसूस ना करती। मगर वो पेंदे में सीसा लगे हुए खिलौने की तरह लोट पोट कर उड़ बैठी। ऐसी ही एक दावत में वो एक पस्त कद नए लड्डके के साथ वहीं अपने अजली खुरदुरे कखे लगा रही थी। वो लतीफे सुना रहा था, मदन को अच्छे लग रहे थे और मुंह के निवाले वो पास मौजूद होने वालों पर फेंक रही थी। सुंदर भी इसी मेज पर अपनी शर्मीली दुल्हन को खाहस्ता समोसे खिला रहा था। मुझे देखते ही मदन ने मेरे कान में खुसफुसाई, आपा क्या राय है, शादी कर लूं? किससे? मैंने उकताकर पूछा। दर्शन से। मरता है हरामजादा, कहता है जहर खा लूंगा तुम्हारे लिए। वो नई दुल्हन की तरह शर्माई। जरूर कर लो, नेक काम में देर कैसी। इस बात को कितने साल गुजर गए, मगर उस वक्त तक जबकि मैं ये आखिरी सतरें लिख रही हूं, मदन कुंवारी है, उसके सेहरे की कलियां मुंह बंद हैं। चंबोर में बंगला लेने का ख्वाब शर्मिंदा ए ताबीर नहीं हुआ। वो खूबसूरत सा बंगला जहां मदन बेगम बैठी हैं, बच्चे चारों तरफ से घेरे हुए हैं। अम्मा खाना दो, अम्मा खाना दो, और वो उन्हें कफगीर से मार रही है। बच्चों का बाप मुस्कुरा रहा है। मारती क्यों हो बेगम, बच्चे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।